हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। भाई अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो तो आपको पता है ये जो फेज चल रहा है इस टाइम में आप काफी सारे मॉक्स लिखते हो। एंड मॉक्स में होता क्या है, काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मॉक्स में कम मार्क्स आते हैं और वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने तो भाई इतने टाइम प्रिपरेशन करी लेकिन हमारा तो स्कोर ही नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीरियस लेवल पर तैयारी तो करी थी लेकिन मॉक में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा छोड़ना है, उन सब चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स को एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती है कि हमें रॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या फिर जो क्वेश्चन हमने करे नहीं थे उनको सॉल्व करना है, या जिन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा था उसको कैसे एनालाइज करें। तो आज की जो वीडियो है हर एक कैट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है और अटेम्प्ट के साथ एनालाइज कैसे करना है। एक ABC स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे जिसकी हेल्प से आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड अपनी परफॉर्मेंस में आप एक बहुत बेटरमेंट देख पाओगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, काफी सारे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मैं शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले, जब आपके मॉक में स्कोर कम आते हैं तो आपको क्या क्या फीलिंग आती है? आपको ये लगता है भाई मेरी जो पूरी प्रिपरेशन है साल भर की वो तो वेस्ट हो गई, मेरे अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा, मेरी तो प्रिपरेशन जितनी मैंने करी है वो जो भी मैंने पढ़ा था वो मैं मॉक में कर ही नहीं पा रहा हूँ, स्कोर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, गिव अप करने का मन करने लगता है, यार अब मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं लगता मैं कैट के लिए तैयार हूं, मुझे अदर एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। ये सारी चीजें करने के बाद आपका जो माइंड होता है वो क्विट करने की बात करता है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, वो ये है कि जो मॉक्स है ना, वो मॉक्स आपका पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है, वो रिजल्ट ऑफ द प्रिपरेशन नहीं है। अच्छी बात है ना कि मॉक्स पे कम नंबर आ रहे हैं ताकि भाई आप रिफ्लेक्ट कर पाओ, आप ये देख पाओ क्या गलतियां हैं एंड उससे आप इंप्रूव कर पाओ। तो आप ये चीज ध्यान रखो कि मॉक के स्कोर से ना आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं हो रही है, यहां से आपको सीखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि स्कोर जो है वो कम आ क्यों रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है। तो अब आप देखो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले भाई आपने जब मॉक कभी अटेम्प्ट किया होगा आपने देखा होगा कि भाई कभी कभी क्या होता है, लेस एक्यूरेसी होती है। ठीक है, आपने क्वेश्चन ठीक ठाक करे लेकिन एक्यूरेसी बहुत आपकी खराब हो गई, या फिर आपके अटेम्प्ट बहुत पुअर है, मतलब आपकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कम है। आपको भाई अगर 66 क्वेश्चन पेपर में मिले हैं तो आप लेट से 20 ही क्वेश्चन कर पाए हो। देन थर्ड है कि आपको आता सब कुछ है, जब आप देखने लगते हो एनालाइज करते हो तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पैनिक बटन ऑन हो जाता है, राइट। देन आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपका पैनिक बटन भी ऑन नहीं है बट सिली मिस्टेक्स हो जाती है। सिली मिस्टेक्स मतलब बहुत बार आप देखोगे आपने कोई LRD का सॉल्व करा क्वेश्चन 3 into 3 आपने 6 के हिसाब से सॉल्व कर दिया, जबकि हम सबको पता है 3 into 3 9 होता है। ये सिर्फ एक सिली मिस्टेक है। ठीक है, या फिर आपके सामने क्या चैलेंज आ सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो वीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि भाई जब आप मॉक को एनालाइज करते हो तो आपके सामने क्या क्या चीजें, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब जब अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है ना, उसमें आपको दो कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला भाई आपकी पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी क्या है, जो आपका कैट का एग्जाम है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपका जो पूरा पूरा मॉक है उसमें आप किस तरह से क्वेश्चंस को पिक करोगे। एंड दूसरा कंपोनेंट है जब आप मॉक को सबमिट कर देते हो, जो आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बाद उसका एनालिसिस कैसे करो। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम का एनालिसिस। ठीक है, तो दोनों के दोनों फैक्टर्स पे आपको टाइम देना है। अगर आपने वो दे दिया वेल एंड गुड, आप काफी ज्यादा इंप्रूव यहां पे कर जाओगे। सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज समझो कि अपना टारगेट स्कोर सेट करो। कभी भी परसेंटाइल नहीं देखनी है आपको। क्यों? क्योंकि भाई हर एक कोचिंग की अलग अलग परसेंटाइल आएगी, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे मॉक अपीयर करेंगे, लेकिन जो एब्सोल्यूट स्कोर है वो आपका सेम रहता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप 99 परसेंटाइल एम कर रहे हो तो अपने मॉक में परसेंटाइल मत देखो। आप देखो भाई 198 में से क्या आपके 78 नंबर बने हैं, 98 परसेंटाइल मत देखो। आप देखो 68 पे आपकी 98 परसेंटाइल बन जा रही है, 90 परसेंटाइल के लिए 44 मार्क्स चाहिए। तो आपको ये एब्सोल्यूट स्कोर इंप्रूव करना है। अगर आपको ये एब्सोल्यूट स्कोर इंप्रूव हो गया ना तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटाइल तो बेटर होती ही चली जाएगी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपना एब्सोल्यूट स्कोर का टारगेट सेट करना है, परसेंटाइल का स्कोर टारगेट नहीं करना है, उसको आपको दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो? 26 क्वेश्चन करेक्ट करने पे अगर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 99 परसेंटाइल आई थी लास्ट ईयर। ये एक्चुअल डेटा जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने भाई ये टारगेट्स को सेट कर लिया, इसको कहीं लिख लो क्योंकि कैट 23 का एक्चुअल डेटा है। मोर और लेस आपको भाई थोड़ा बहुत वेरिएशन रखना पड़ता है कि अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ या इजी हुआ तो आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती है, बट ये एक बहुत स्टैंडर्ड अच्छा बेंचमार्क है। तो कोचिंग की परसेंटाइल पे नहीं जाना है। कोचिंग में जब आप मॉक्स दे रहे हो तो आपको एब्सोल्यूट स्कोर पे ही फोकस करना है। अब आपका टारगेट स्कोर सेट हो चुका है। अब अगर आपको सब चीजें आती हैं तो हम स्ट्रैटेजी एनालाइज करेंगे। अगर आपको सब चीजें नहीं आती तो भाई आप कैट का क्रैश कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उसमें एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया है। 70-75 डेज में पूरा सिलेबस हो जा रहा है।
150 आवर्स की वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो इसमें फायदा ये होता है मिनिमम टाइम में आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एरिया वीक है, सेक्शन वीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, सब चीजें यहाँ पे सीख जाओगे। प्रीवियस ईयर वीडियोस भी अवेलेबल हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 24/7 डाउट फोरम है और 30 नेशनल के फुल ऑन मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल एनालिसिस, ठीक है। और स्टडी प्लानर तो होगा ही होगा। तो अगर आपको इसको डेमो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस कोर्स का जो फीस है 4999 है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने प्रिपरेशन तो कर रखी है बट मॉक्स चाहिए, तो हमने अपनी अलग से मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेने चाहते हो तो 30 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स, जिसमें आप में 24 सेक्शनल टेस्ट अलग से मिल जाएंगे। कैट के लास्ट 6 से 7 साल के सारे स्लॉट पेपर आपको मॉक की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इन सभी का डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 1500 का फीस है। studybus.co.in पे आपको अपियर करना है। ऑलरेडी अगर आपके पास कोई ना कोई मॉक्स है तो आप वहां पे अपियर कर रहे हो। अब उन मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है ये समझते हैं। हमारी ABC स्ट्रेटजी, भाई ABC स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जितने भी बच्चे आप ये मॉक दे रहे हो, आप नेक्स्ट 3 मॉक्स में ये स्ट्रेटजी लगा के देखो, आपको खुद ही अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, ठीक है। अब ABC स्ट्रेटजी क्या कहता है? A का मतलब होता है अभी करो, ठीक है। B का मतलब होता है बाद में करो, एंड C का मीनिंग है यहां पे छोड़ दो। अगर आप एक्चुअल एग्जाम देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, जो आपका वर्बल का सेक्शन है भाई वो आपका 40 मिनट्स का है। आपके सामने क्वेश्चंस कितने? 24। देन आपका LRDA का सेक्शन होगा, अगेन इसमें आपके 40 मिनट्स हैं एंड आपके सामने क्वेश्चंस हैं 20। देन आपके सामने क्वांट्स का सेक्शन है जिसमें अगेन आपके सामने 40 मिनट्स हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 22। तो आपको 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स में। तो अप्रोक्सीमेट आपको 2 मिनट्स पर क्वेश्चन का टाइम होता है जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी आपके सामने क्या चैलेंज आ रहा है कि सर हम 66 क्वेश्चन में से सिर्फ 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और जब एनालिसिस करते हैं तो बाद में पता चलता है अरे ये क्वेश्चन तो आसान थे, ये मैंने क्यों नहीं किए। तो भाई इसकी एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो आपको यहां पे लगानी है पेपर करते टाइम। जब भी आप एक सेक्शन ओपन करो, मान लो आपने वर्बल सेक्शन ओपन किया, वर्बल सेक्शन में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो किसी भी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना। हमारी स्ट्रेटजी क्या है? अभी करो। जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी दिखते हैं, तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले कर लोगे, उनका आंसर मार्क कर दोगे। मान लो क्वांट्स है, क्वांट्स में आपने क्वेश्चन देखे, आपको एक क्वेश्चन दिखा, आपने कहा ये क्वेश्चन तो एकदम से सॉल्व हो रहा है, ये रहा, बस कुछ नहीं करना, इसमें हार्डली 10 सेकंड का काम है, 15 सेकंड का काम है, वो क्वेश्चन आप उसी टाइम कर दोगे। देन मान लो आपने आगे क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया, एक क्वेश्चन आपको दिखा जो आपको आता तो है लेकिन आपको ये पता है इस क्वेश्चन में ना 1 मिनट लग सकता है या फिर 1.5 मिनट लग सकता है, मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट पता है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, उस पर आप टिक करोगे रिव्यू। भाई नीचे ऑप्शन होता है मार्क एज रिव्यू, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका बाद में करो कैटेगरी में चला गया, ठीक है। तो आप उसे रिव्यू एज करके छोड़ दोगे। देन आप कोई क्वेश्चन देखोगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, या तो उसका फॉर्मूला ही नहीं पता या वैसे टाइप का क्वेश्चन है आपने पहली बार देखा है, वो क्वेश्चन आप कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे। अब क्या होगा, जब आपने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया, आपने सारे के सारे क्वेश्चन को स्कैन कर लिया, उसमें से कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, कुछ क्वेश्चन आपने रिव्यू मार्क करे हुए हैं। अब जो आपका पूरा राउंड खत्म हो गया तो राउंड 2 में जितने भी रिव्यू वाले क्वेश्चन है वो देखो। अब यहां पे आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपकी लंबी अप्रोच से सॉल्व होता है, आप आराम से कर सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप एग्जाम कर रहे होते हो ना और मान लो आप एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, आपके 2-3 मिनट वहां चले जाते हैं, तो आप आगे के क्वेश्चन में भी पैनिक करने लगते हो और वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते जो आपको आते होते हैं। इसीलिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि पहले आप वो इजी वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हो जो आपको आते हैं एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क करे हुए रिव्यू वाले, तो आपको वापस से जाना नहीं पड़ता, पूरे पेपर में सिर्फ रिव्यू वाले क्वेश्चन देखो एंड उनको आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं एंड आपको सिर्फ इतना ही पेपर करना है। इतना पेपर भी अगर आपने सही कर लिया तो यू विल गेट योर ड्रीम परसेंटाइल, ठीक है। ये स्ट्रेटजी जब आप लगा के देखोगे तो आप खुद मुझे बताओगे कि सर मेरे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 20 से 30% इंप्रूव हो गए। पहले आप 66 में से 20 से 25 क्वेश्चन कर पाते थे, अब आप आराम से 30-35 कर पा रहे हो, या फिर अगर आप करेंटली 30-35 कर पा रहे हो तो आपका जो रेंज है वो 40-50 तक भी इंक्रीज हो जाएगा यूजिंग दिस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये तो हमारी बात रही स्ट्रेटजी, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। हमें पहले इजी क्वेश्चन को पिक करना है, देन हमें बाद में करो करना है, जो क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं आते उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है। अब जब हमने पेपर कर लिया, व्हाट इज द राइट वे टू एनालाइज। सर हमने पेपर कर लिया, हमारा स्कोर आ गया, अब मैं क्या चीजें देखूं, किस तरह से अपने स्कोर को हर एक मॉक में इंप्रूव करूं, ठीक है। तो भाई एनालिसिस करने का एक पूरा का पूरा पैटर्न है, उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, भाई देखो हमारे सामने टोटल 66 क्वेश्चन मॉक में आ रहे हैं।
अब 66 में से आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स से आपने 66 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊं। एंड देन लेट्स से आपके सामने कुछ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, वो कितने हो गए, वो आपके सामने हो गए 21 क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। अब इन अटेम्प्टेड क्वेश्चन में से कुछ आपके राइट हुए होंगे और कुछ आपके गलत हो गए होंगे। तो जो राइट हो गए हैं और जो गलत हो गए हैं, लेट से उनका जो रेशियो है वो राइट वाले क्वेश्चन लेट से 30 है और गलत वाले क्वेश्चन आपके 15 है। ऑलराइट, अब यहां पे जो क्वेश्चन राइट है उसमें तो आपको एनालिसिस नहीं करना, बस कभी कभी कुछ क्वेश्चन में देख सकते हो क्या कोई इजियर अप्रोच थी। बाकी जो आपके क्वेश्चन करंट है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इसमें आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाना। जो आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वो करना है रॉन्ग वाले में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपने इस क्वेश्चन में टाइम भी लगाया है, तो आपने यही सोच के अटेम्प्ट किया होगा कि यार मेरा ये क्वेश्चन सही होगा। तो इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं आपको एक कॉन्सेप्ट आता था, आपको कॉन्फिडेंस था, तभी आपने एक क्वेश्चन को पिक किया है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ क्यों है। तो रॉन्ग होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई सिली मिस्टेक थी, ठीक है, सिली मिस्टेक के बाद भाई आपने क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया लेकिन उसका मीनिंग कुछ और था। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई फिर आपने भाई क्वेश्चन को ही मिसरीड कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में पूछा कुछ होता है, हम रीड कुछ और कर लेते हैं क्योंकि भाई पेपर की नर्वसनेस होती है। तो इन चैलेंजेस को हमें फिक्स करना है, क्योंकि देखो ये जो अगर आपने रोल इंप्रूव कर लिया, जो आपके गलत हो रहे हैं वहां पे अगर आपने एक्यूरेसी बिल्ड कर ली तो आपका स्कोर एक्सपोनेंशियल तरीके से इंक्रीज होगा। एंड ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो आपको आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो गलती होगी वो कोई माइनर सी मिस्टेक हुई होगी, इसीलिए वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो सबसे पहले तो आप भाई ये रॉन्ग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, इसको लिखोगे एंड नेक्स्ट मॉक में कोशिश करोगे ये जो आपके बेसिक एरर हो रहे हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आपको नहीं करना है, ठीक है। देन यहां पे हम आते हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन क्यों रहे, आपने कोई क्वेश्चन देखा एंड आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसके कुछ मल्टीपल रीजंस होंगे। या तो आपके सामने कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करे, तो इसलिए आपको पता ही नहीं उसको स्टार्ट कैसे करें। या फिर आपके सामने भाई आपको आता तो था लेकिन सडनली आप फॉरगॉट कर गए अपने जो फॉर्मूला, लेट्स से ज्योमेट्री है, आपको पता है ये मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन वो थ्योरी में आप रिकॉल नहीं कर पा रहे जो यहां पे लगानी है, इसलिए आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। या फिर आपने भाई यहां पे प्रॉपर तरीके से वो टॉपिक पढ़ा नहीं था, भाई आपने हाफ हार्टेडली पढ़ा था, आपने एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, तो आपने भाई प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी थी इस टॉपिक की, इसलिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग था बट उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या चीज करनी है कि भाई जितने भी आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं इनके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। भाई यहां पे आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मान लो कोई नया कॉन्सेप्ट है तो वो नया कॉन्सेप्ट क्या है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो भाई आप एक बार रिवाइज करोगे अपने नोट्स में जाके कि यार क्या चीज थी, क्या फॉर्मुला इसमें लगना था, अच्छा ये वाला फॉर्मुला लगना था, नेक्स्ट मॉक में मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। देन थर्ड स्टेप है प्रॉपर प्रैक्टिस। भाई अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक था जिसका आपने बेसिक प्रैक्टिस की हुई है तो अब आप उसकी थोड़ी मॉडरेट और एडवांस प्रैक्टिस भी कर लोगे, सो दैट फ्यूचर में अगर आपको वैसा क्वेश्चन मिले तो आप उसको अटेम्प्ट यहां पे कर पाओ। समझ रहे हो बात। तो यहां से आप एनालाइज कर पा रहे हो किस तरह से आपको पेपर को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, ये पूरे के पूरे एग्जाम पेपर का एनालिसिस है। अब मैं बात कर रहा हूं अगर आपको सब्जेक्ट वाइज एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, सर मेरा वर्बल, मेरा एलआरडी, मेरा क्वांट, ये तीन सेक्शन में कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है या तीनों सेक्शन बेकार है तो सेक्शन वाइज में किस तरह से इंप्रूव करूं। तो मेरे सामने वर्बल है, मेरे सामने एलआरडीआई है एंड मेरे सामने क्वांट्स है। अगर मैं भाई कैट का एनालिसिस करूं तो मेरा जो वर्बल में सेक्शन है वो क्या आ रहा है, भाई वर्बल में मेरे सामने आरसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे सामने पैरा समरी आ रहा है, पैरा समरी के बाद मेरे सामने पैरा कंप्लीशन आएगा एंड पैरा कंप्लीशन के बाद मेरे सामने पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अब वर्बल को कैसे एनालाइज करना है ये समझो। भाई अगर आप चाहते हो कि आपका ये सेक्शन इंप्रूव हो जाए तो डेली लेवल पे आप भाई 2 आरसी सॉल्व करा करो। भाई डेली आपको 2 आरसी सॉल्व करने हैं। जब आप 2 आरसी डेली सॉल्व करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, आप देखोगे भाई ऑथर किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कमांड अपने टॉपिक को लेकर वो डेवलप होने लगेगी। भाई आपको खुद ही ये पता चल जाएगा यार इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगती है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगती है, ये इंप्लिसिट स्टेटमेंट का आंसर होता है, एक्सप्लिसिट में ये चीजें अवॉइड करते हैं एंड दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव इन आरसी। नंबर 2 जो भाई स्कोरिंग सेक्शन होता है वो होता है नॉन आरसी। भाई ये वाले टॉपिक को बच्चे सीरियसली नहीं लेते बट ये कंपैरेटिवली काफी इजी आता है कैट एग्जाम में एंड आप यहां पे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। भाई अगर मान लो मैं पैरा जंबल्स की बात करूं तो पैरा जंबल्स इज ऑर्डरिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो भाई अगर आपको थोड़े उसके बेसिक पता है कि भाई जो क्रोनोलॉजी है वो मेंटेन आपको करनी है, जो स्टार्ट होता है वो कैसे करनी है, अगर भाई वहां पे बहुत सारे नाम है तो जहां पे फुल फॉर्म लिखी हुई है वो पहले आता है, अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप पैरा जंबल में बहुत सारा स्कोर कर सकते हो। इसके साथ अगर आप पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन देखो तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए कि भाई किस तरह से जो आपको गिवन पैराग्राफ है उसको रीड करना है और जो आप आंसर दे रहे हो उससे एसेंस लूज नहीं होना चाहिए और वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप भाई यहां पे भी काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो रेगुलरली हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको नॉन आरसी टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है वर्बल के सेक्शन में, ठीक है।
अब अगर हम बात करें एलआरडीए की, भाई एलआरडीए में आपके एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन आने, भाई वर्बल में आपके सामने 24 है, क्वांट्स में आपके सामने 22 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टोटल आपके सामने 4 सेट्स आते हैं। इसमें से भाई आप देखोगे एक सेट बहुत ही ज्यादा इजी होता है, 2 सेट आपके मॉडरेट होंगे एंड एक सेट आपका बहुत डिफिकल्ट होगा। ये पूरा पैटर्न रहता है, आप चाहे तो पेपर उठा के देख लो, यही ट्रेंड एलआरडीए के सेट में फॉलो होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप एलआरडीए का एक सेट अटेम्प्ट तो कर रहे हो, उसमें आपने टाइम भी लगा दिया और 8 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपको रियलाइज होता है मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसी को कंटिन्यू करूं या फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊं। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस आपके सामने बार बार आएंगे। आपको सबसे पहले तो ये सीखना है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए भाई इजी क्वेश्चन कौन सा है। नंबर 2 आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करनी है, वो ये है कि भाई आप आइडेंटिफिकेशन बिल्ड कैसे करोगे, कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, वो होगा प्रैक्टिस से। तो डेली लेवल पे अपनी प्रैक्टिस डालो भाई, डेली आप 2 एलआरडीए के सेट सॉल्व करा करो। वो एलआरडीए के जो सेट है वो मिक्स टॉपिक से उठाया करो, कभी अरेंजमेंट का, कभी टेबल एंड केसलेट का, कभी चार्ट्स का, कभी गेम्स एंड टूर्नामेंट का। जब आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए तो जब मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको भाई ट्रेन करेगा, यार ये क्वेश्चन मुझे ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन मैं जल्दी कर पाता हूं, मेरा डीआई स्ट्रॉन्ग है, मेरा एलआर वीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। नंबर 3 आपको जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि जब भी आपका मॉक टेस्ट पेपर सबमिट होगा, जितने भी आपके एलआरडीए के सेट इनको आप रीसॉल्व करोगे विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझो, आपके सामने 4 सेट है, लेट से आपने एक ही सेट पेपर में किया था, बाकी 3 सेट आपने किए ही नहीं, तो अब आप इनको रीसॉल्व करोगे विदाउट एनी टाइम। आप ये नहीं देखोगे कितना टाइम लग रहा है, आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे इनका, एंड आप कोशिश करोगे अटेम्प्ट करने का। जब आप वो बाकी सेट अटेम्प्ट करोगे ना, आपको ये पता चलेगा अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं एक्चुअल एग्जाम में कर पाता, ये वाला शायद नहीं कर पाता, ये ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको छोड़ो। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब वो एनालिसिस करने बैठते हैं ना एलआरडीए का, तो वो चाहते हैं सर मुझे चारों सेट समझ में आ जाए, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बहुत बार एलआरडीए में एक ऐसा सेट होता है जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, जो एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं भी हो रहा, आप 3 सेट अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस एंड आराम से आप 99 यहां पे अचीव कर लोगे। भाई आराम से आप देखो, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लो, 4 सेट में से जिन बच्चों ने 2 सेट करे हैं उनका 99% आता है। मैं तो आपसे फिर भी 3 की बात कर रहा हूं, तो आप अगर एक सेट ऐसा जो आपसे हो ही नहीं रहा बिल्कुल, उसे मार्क करके छोड़ दो, फ्यूचर में उसको देख लेना, एंड दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव इन एलआरडीए। मेक श्योर आप इन क्वेश्चन को रिसॉल्व जरूर करें, जो भी आपने एक्चुअल पेपर में गलत करें या फिर अटेम्प्ट नहीं करे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वांट सेक्शन की अगर आप बात करूं तो 22 क्वेश्चंस है, और ये जो 22 क्वेश्चंस है इनका एक डिवीजन होता है। भाई अगर आप इन पेपर को उठा के देखोगे, 22 क्वेश्चन में से अराउंड अगर आप देखोगे 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, अराउंड आप देखोगे 6 क्वेश्चन वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, एंड अराउंड जो बाकी 6 क्वेश्चन होते हैं वो आपके डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, ठीक है। तो अगेन आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है। क्वांट्स में 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना, एक तो जो टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पे आंसर टाइप करना होता है, ये काफी ज्यादा आसान होते हैं। तो भाई बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ऑप्शन वाले में ज्यादा बेनिफिट रहता है, एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारा आंसर ऑप्शन में है, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। टीटा वाले क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा ईजी होता है, तो अगर आपने बेसिक्स अपने क्लियर करे हैं तो आराम से इन क्वेश्चन में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। नंबर 2 आपको क्वांट्स में भाई ऑप्शन अप्रोच को बहुत ज्यादा यूज करना है। बहुत बार ऐसा आप देखोगे कि आप नॉर्मल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है, बट ऑप्शन पुट करके आप जल्दी ला सकते हो। तो जिन भी क्वेश्चन ऑप्शन लग सकता है वहां पे आपको ऑप्शन जरूर लगाना है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्वांट्स पर्टिकुलर सेक्शन में आपको एबीसी तो फॉलो करना ही करना है। भाई आप यहां पे क्वेश्चन करोगे, अगर आपको इजी क्वेश्चन दिख रहा है आप उसी टाइम करोगे, देन आप बाद में जो सेकंड राउंड होगा उसमें मॉडरेट वाले करोगे, एंड डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, नहीं आता लीव देम फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। एंड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। देखो क्वांट्स में बहुत सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड भी होते हैं, लेकिन अगर मैं पिछले कुछ सालों का पेपर पैटर्न देखूं तो क्वांट्स को इजी किया जा रहा है ताकि इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर सबको एक सेम लेवल पे लाया जाए। एलआरडीए इसीलिए डिफिकल्ट करा जा रहा है क्योंकि ये सेक्शन इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स दोनों के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके पेपर में डोमेन्स रहे हैं, वो ये रहे। अरिथमेटिक आपको डेफिनेटली करना है क्योंकि काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, उसके बाद आपको एल्जेब्रा करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा आता है, एंड उसके बाद आप ज्योमेट्री पहले कर लो, एंड अगर आपको टाइम अलाउ करें तो मॉडर्न मैथ्स कर लो। ये 4 सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम को फिर भी आप थोड़ा सा पीछे रख सकते हो, ठीक है। तो जब आप एनालिसिस करो तो मेक श्योर करना क्वांट्स में आप मल्टीपल अप्रोचेस देखो। जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो तो देखा करो क्या वो ऑप्शन अप्रोच से हो सकता था, क्या वो एलिमिनेशन से हो सकता था, क्या वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से हो सकता था, या फिर अप्रोक्सीमेशन से हो सकता था। क्योंकि अगर आपको ये 4 टेक्निक्स आती है तो आप अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बेटर यहां पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंडिविजुअल सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रेटजी भी बता दी है। अब आपको जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि हमें अपना टारगेट स्कोर कैसे बनाना है हर एक मॉक में। मान लो आपने फर्स्ट मॉक अटेम्प्ट करा एंड आपके फर्स्ट मॉक में लेट से सिर्फ 20 मार्क्स है, लेट से
तो अगर आपके 20 मार्क्स से बच्चा ये चाहता है सेकंड मॉक में मेरा सीधा 100 आ जाए, मैं 99 परसेंटाइल बन जाऊं, लेकिन हमें जो यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो करनी है +5 स्ट्रेटजी। +5 स्ट्रेटजी क्या होता है कि हर मॉक में आपको फोकस करना है कि मेरे 5 मार्क्स इंप्रूव हो प्रीवियस मॉक से। पहले मॉक में लेट से आपके 20 मार्क्स आए, सेकंड मॉक में आपने कहा यार मैं इतना एनालिसिस कर लूं कि मैं नेक्स्ट मॉक में 2 क्वेश्चन ज्यादा कर पाऊं, तो मेरे 6 मार्क्स या 5 मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, आप 25 पे पहुंच जाओगे। आप थर्ड मॉक अटेम्प्ट करोगे, उसमें आप 30 पे पहुंच जाओगे। एंड इसी तरह से अगर मान लो आप टोटल 30 मार्क्स दे देते हो या 25 मार्क्स देते हो, आप खुद ही देख लो आपका कितना मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। आप आराम से 100 125 वाली रेंज में आ जाओगे, जो इवेंचुअली आपका एक ड्रीम स्कोर है, जिसके बाद आप 99 प्लस परसेंटाइल इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि भाई मुझे तो पहले मॉक के बाद नेक्स्ट मॉक में सीधा 99 परसेंटाइल बनना है, क्योंकि जब वो मार्क्स नहीं आएंगे तो आप और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो स्ट्रेटजी हमारी बहुत क्लियर है, +5 स्ट्रेटजी। इसी स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो करेंगे और हर एक मॉक में कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्कोर है वो पिछले मॉक से 5 मार्क्स इंप्रूव हो, आफ्टर आवर एनालिसिस, आफ्टर आवर एबीसी स्ट्रेटजी एंड आफ्टर रिसॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो हर एक मॉक में जब आप स्कोर इंप्रूवमेंट देखोगे तो बाय द एंड ऑफ 25 मॉक्स आप देखोगे ह्यूज इंप्रूवमेंट है एंड आप आराम से उस बेंचमार्क स्कोर को टच कर पा रहे हो जो आप 99 परसेंटाइल के लिए एस्पायर करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बहुत डिटेल तरीके से मैंने एनालिसिस बताया है ताकि एक एक बच्चे का बेनिफिट यहां पे हो पाए। जो भी आपका चैलेंज है मैंने कोशिश करी है यहां पे फिक्स कर दी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है मॉक को लेकर, तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अपनी प्रिपरेशन को करते रहो, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। मुझे पता है भाई आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला और उस एफर्ट का रिजल्ट बस अब आने वाला है। तो हमेशा ये ध्यान रखो जो हमारा मोटो है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पिटेंट। अगर आपको हमारा कैट का क्रैश कोर्स चाहिए तो वेबसाइट से डायरेक्टली ले सकते हो या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप सारी की सारी डिटेल को चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।